तो हम आज करने वाले हैं एक रफिंग का टूल पाथ और एक री रफिंग का टूल पाथ। ठीक है, कि जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम साथ साथ देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे को मॉडल चाहिए, स्टॉक चाहिए, वो हम दे चुके हैं, है ना। अब मैं स्टॉक करके दिखाता हूँ। ये मेरा स्टॉक है और ये जो मेरा टारगेट है, ये शो 3D। तो ये मेरा स्टॉक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें रफिंग का टूल पाथ चलाएंगे, फिर हम रेस्ट मिलिंग का टूल पाथ चलाएंगे। ठीक है, यानी कि एक बड़ा टूल चला के हम इसका मोटा मोटा मटेरियल कटिंग करने की कोशिश करेंगे, और फिर जहां पे मटेरियल बच गया वहां पे रेस्ट मशीनिंग करनी पड़ेगी। तो उसका इन्होंने नाम रखा है HSR, हाइब्रिड रफिंग। ठीक है, हाई स्पीड रफिंग कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रफिंग करने के तीन चार तरीके दे रखे हैं: हॉरिजॉन्टल मिलिंग, कंटूर रफिंग, हैचिंग, हाइब्रिड रफिंग। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखते हैं कंटूर रफिंग में क्या होता है। तो कंटूर रफिंग में, क्योंकि हमने 3D मॉडल ले लिया है और यहाँ पे देखो टारगेट लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है भाई कहाँ कटिंग करनी है कहाँ नहीं करनी है। वो पूरे पूरे टारगेट को ही एज ए रॉ मटेरियल की तरह मतलब जो हमें बनाना है वो हमने उसको एज ए टारगेट दे दिया। ठीक है, उसके बाद टूल चाहिए हमारे को। तो आप टूल डिफाइन कर सकते हो कि किस टूल से आप रफिंग करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे एक 12 mm का एंड मिल ले रखा है जिससे मैं रफिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके करेंगे। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि हमने एक कंटूर रफिंग ऑपरेशन लिया है, तो उसके बाद हमारे से वो पूछता है कि बाउंड्री कैसी चाहिए और पासेस कैसे चाहिए। बाउंड्री में क्या है, ऑटो क्रिएटेड बॉक्स और स्टॉक मॉडल, यानी जैसा मेरा स्टॉक मॉडल है, जैसा मैंने उसको रॉ मटेरियल डिफाइन किया है, उसके हिसाब से ऑटो क्रिएटेड बॉक्स बन जाए। तो हमारे को कुछ बनाने की जरूरत नहीं। पावर मिल में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी बाउंड्रियों के साथ। इसमें देखो तीन चार हैं, सभी ऑटो क्रिएटेड हैं। कहता आप चिंता ही मत करो, जैसा आपको दिल कर रहा है वैसा बना दो। ठीक है, तो वो आप उस हिसाब से बाउंड्री ले लेगा। मॉडल के हिसाब से बाउंड्री लेनी है आपको, आपको स्टॉक के हिसाब से लेनी है, आपको किसके हिसाब से लेनी है। तो मैंने इसको कहा है कि मुझे स्टॉक मॉडल के हिसाब से देनी है। मैनुअल करना, मैनुअल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर क्यों मेहनत करनी है हमारे को। उसके बाद है पासिस। पासिस में क्या है कि आपको जब कटिंग करनी है तो आपको मटेरियल छोड़ना कितना है। सॉलिड कैम की सबसे अच्छी बात यह है, आप जिस चीज पे जाओगे उसकी फोटो दिखाता है ये। तो वॉल पे कितना छोड़ना है, फ्लोर में कितना छोड़ना है, टॉलरेंस क्या है, स्टेप डाउन क्या है, हर बार कट कितने कितने का स्लाइस बनानी है हमारे, मिनिमम ऑफसेट कितना है, मैक्सिमम ऑफसेट कितना है, कि अगर बड़ा से बड़ा कट लगेगा तो कितने का लगेगा, छोटे से छोटा कट लगेगा तो कितने का लगेगा। स्टेप ओवर में, क्योंकि मेरा 12 का टूल है तो मैं 6 का कह रहा हूँ कि मिनिमम कट 6 का लग जाए। उससे छोटी वाली जगह हो तो वहां ना घुसे, घुसने की कोशिश भी ना करे। ठीक है, उसके बाद लिमिट है ना। ये 0.5 से हमारा जो है शुरू हो जाएगी फीड स्पीड, यानी कि टच होने से 0.5 पहले से फीड स्पीड चालू हो जाएगी और -100.5 तक जाएगी, ये इस मॉडल के हिसाब से। ये उसने अपने आप उठा लिए, अगर हम चाहें तो हम खुद से भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाके मैं ये वैल्यू क्लिक कर दूंगा, क्योंकि इससे नीचे जाने का तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी। ठीक है, और हमारे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेट दबाएंगे। एक्चुअली सॉलिड कैम की अच्छी बात और बुरी बात मुझे जो लगती है, अच्छी बात ये है कि इसमें आपको कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती, और बुरी बात भी यही लगती है कि अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर नहीं आता तो आप अगर सॉलिड कैम में काम करने लगे तो फिर आप और कोई नहीं चला पाओगे। जिसने पहले सॉलिड कैम सीख लिया, उसको पावर व्हील, मास्टर कैम या NX वगैरह कोई और नहीं आता,
तो वो कभी वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि वो चाहेगा कि वहां पे भी जल्दी जल्दी काम हो ऐसे ही। तो वहां पे आपको बाउंड्रियां बनानी पड़ेंगी, वहां पे आपको चीजें सरफेस सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे क्या है, विजार्ड टाइप है। सॉलिड कैम जो है विजार्ड की तरह है कि आप नेक्स्ट 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 करते जाओ, वो अपने आप चीजें सेलेक्ट करके चलाते जाओ। अब ये इसमें टूल पाथ कटिंग कर दिया बाय कंटूर है ये, ठीक है। अब हम इसको एडिट करें अगर, तो हमने इसको बोला है कि हमारे वॉल पे 3 mm मटेरियल छोड़ दो, और फ्लोर पे हमने कहा जी 0.5 छोड़ दो, ठीक है। टॉलरेंस हमने कहा जी 0.1 का, और कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, सिमुलेट करेंगे तो ये हमारे को प्ले करके दिखाएगा। जो हम बात कल कर रहे थे कि कोलिजन कैसे चेक होता है, तो कोलिजन में हम हम पावर मिल के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। फिर मेरे को बाद में ध्यान आया कि पावर मिल में भी ना, जो हम कोलिजन चेक कर रहे हैं, वो टूल और होल्डर के साथ हम उसको वैल्यू यही दे रहे हैं कि हमारा स्टॉक में मटेरियल कितना बचा हुआ है। हम उसको बता रहे हैं स्टॉक में कितना मटेरियल बचा हुआ है, और उसके हिसाब से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज तो यहाँ पे भी वो हमारे को दिखा ही रहा है कि अगर वो स्टॉक के अंदर वैल्यू तो जाएगा ही नहीं, वो छोड़ देगा उस जगह को जहाँ पे वो नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे अंडरकट था, तो उसने जगह गया ही नहीं, वो वहां घुसने की कोशिश ही नहीं करेगा। दूसरा मैं दिखाता हूँ कि नजर कहाँ से आएगा वो। इसको थोड़ा तेज कर देते हैं। मैंने 1 घंटा कोशिश करी कि कुछ मुझे वैसा मिले, पर मुझे वैसा मिला नहीं। मुझे ये जरूर मिल पता है कि क्लैंप अगर लगा है तो उससे कितनी दूर रहना है, अगर होल्डर से कितनी दूर रहना है, वो सब कुछ तो है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्विक सॉलिड वेरीफाई करेंगे, या सॉलिड वेरीफाई, सॉरी, सॉलिड वेरीफाई में जाएंगे, प्ले करेंगे, तो ये हमारे को सॉलिड वेरीफाई दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे रेस्ट मटेरियल में जाऊं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आती हैं कि बिफोर ऑपरेशन कैसा था, आफ्टर ऑपरेशन कैसा। तो यहाँ से मुझे क्लियरली नजर आता है कि मेरा कहाँ कहाँ मटेरियल बचा हुआ है। ठीक है, और इन कर्व्स को भी देख के अगर कोई, मतलब वैसे तो कोलिजन होता ही नहीं है। मैंने 2-3 अलग अलग टूल पाथ मैंने जान के भी करने की कोशिश करी, मैंने ड्रिल भी बड़ा मार के कोशिश करी, पर उसमें भी ये हमारे को रॉ मटेरियल ही दिखाता है। तो आपको रॉ मटेरियल से ही पहचानना है कि आपका कोलिजन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो प्ले करेंगे, तो यहाँ से हमारे को टूल पाथ में नजर आएगा। 3D में जाएंगे तो 3D का नजर आएगा। या अगर आपको और ज्यादा चेक करना है, तो इसको सेव एंड एग्जिट करो, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे सॉलिड कैम सिमुलेटर खोलिए। तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग साइज में अलग अलग कलर में मटेरियल दिखाएगा कि कहाँ पे कितना ज्यादा मटेरियल बचा हुआ है। थोड़ा मैं स्पीड तेज कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो जहां पे ज्यादा मटेरियल बचा होगा 0.15 से या 0.25 से, तो वहां पे कलर अलग होगा, जहाँ कम होगा वहां पे कलर अलग होगा। मान लो मैं अगर इसमें फ्लोर को 0 कर देता हूँ, फ्लोर ऑफसेट जो है 0 कर दूंगा, तो ये हमारे को उस तरीके से सिमुलेट करके दिखा, कि हमारे को कलर से ही पता लग जाएगा कि कहाँ मटेरियल बचा हुआ है। ये देखो यहाँ पे होल्डर क्लियरेंस है, अगर हमने यहाँ पे होल्डर से क्लियरेंस 1 mm दी हुई है, तो कहीं पे भी ऐसी जगह पे टूल नहीं जाएगा जहां पे टूल का होल्डर भी टच होने की कोशिश करे। तो होल्डर से 1 mm दूरी बना के ही टूल पाथ क्रिएट होगी।
ठीक है नहीं। तो इसलिए कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि हमारा टूल ना कहीं पे टच हो जाए, या कहीं होल्डर ना टच हो जाए, या शैंक ना टच हो जाए। अब अगर मैं इसको सिमुलेट करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा अलग अलग कलर में कि नीचे कितना मटेरियल, जब हमने जीरो कर दिया है तो क्या ये जीरो करता है? हाँ देखो, इसने ग्रीन कर दिया ना। तो यानी कि 0.05 और -0.05 के बीच में ही जीरो आएगी, प्लस और माइनस के बीच में ही है ना। यानी उससे कम मटेरियल है, तो इसलिए हमारे को कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि रेस्ट मशीनिंग क्या करती है। तो सॉलिड कैम में एक अच्छी चीज ये है कि ये हमारे को दिखा देता है पहले ही। मतलब सॉलिड कैम को ये बात समझ में आती है कि स्टॉक क्या था और टूल पाथ काटने के बाद क्या बच गया। पावर मिल हो गया, मास्टर कैम हो गया, वहां पे हमारे को स्टॉक मॉडल क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे प्री डिफाइंड है, पहले से ही क्रिएट है। हमारे को बस कुछ नहीं करना, हमारे को सिर्फ रेस्ट रफिंग करनी। हमारे को कोई ये नहीं बताना कि पहले कौन सा टूल चला या पहले क्या स्टॉक बचा हुआ है या क्या, कुछ नहीं हमारे को बताने की जरूरत। इसको अपने आप से समझ में आती है कि पहले क्या स्टॉक बचा हुआ। नहीं तो तभी मैं कह रहा था कि पावर में सिखाना मुश्किल हो जाएगा। वो कहेगा इसको खुद को क्यों नहीं पता लगता। जबकि हम आपको, क्योंकि पावर में लाता है तो इसलिए हमारे को पता है कि स्टॉक मॉडल पहले क्रिएट करेंगे, फिर उसको पता लगेगा अभी कहाँ मटेरियल बचा हुआ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपको सिर्फ टूल सेलेक्ट करना है। तो हमने कहा जी हमारे को 6 mm का टूल सेलेक्ट करना है। ओके। और बाउंड्री स्टॉक मॉडल के साथ भी दे सकते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। स्टॉक अब कितना छोड़ना है, मैंने कहा जी 0 कर दो, या 0.1 कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास कट जो है वो 0.05 का कर देते हैं, ये 0.1 का कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, मिनिमम ऑफसेट 3 का हो गया। कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेट दबाना। ये वाले को बंद कर दो, अगर कैलकुलेट हो रहा है तो मैं उसको छेड़ने नहीं दूंगा। अगर कोई पूछे कि सॉलिड कैम ज्यादा आसान है या पावर मिल, तो 110% उसका जवाब है सॉलिड कैम आसान। पर अगर कोई पूछे अच्छा कौन है, तो उसमें मैं पावर मिल को ज्यादा अच्छा मानूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके हाथ में है बहुत सारी चीजें। यहाँ उसने आपको इतनी आजादी नहीं दी है। इसमें भी आजादी, ऐसा नहीं है कि इसमें आजादी नहीं है, पर इसमें एक बेसिक सेंस जो बनती है ना बंदे की, स्पून फीडिंग हो रखी है, ऐसे समझ लो। कहते हैं ना बच्चों को स्पून फीडिंग नहीं करनी चाहिए। गिरेगा, चोट लगेगी, या खुद दवाई लगाएगा, थोड़ा रोएगा अकेले में, तभी ठीक ताकतवर बनेगा, है ना। तो वो वाली चीजें इन्होंने खत्म कर दी। इन्होंने स्पून फीडिंग प्लेट में डाल के दे दिया और नीचे मैट लगा दिया, गिरेगा ही नहीं बच्चा, गिर भी गया तो चोट नहीं लगेगी। तो उन्होंने पहले से ही आपको एक विजार टाइप बना के दे दिया कि ये चीजें चेंज करो और मजे से चलाओ। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको करने दिया गया हमने ना। कट जो है वो 0.1 का कर दिया, वो गलती कर ली। वो इसको 1 ही mm रहने दिया, क्योंकि हमने 3 mm तो मटेरियल छोड़ ही रखा था पहले से। वो मैं भूल गया बनाते हुए। तो हम उसको कर सकते हैं वैसे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना है। कई लोग ना इसका टाइमिंग से घबरा जाते हैं। मैं सबको समझाना चाहता हूँ, चाहे पावर बिल वाला बंदा हो चाहे मास्टर कैम वाला बंदा, इनको कैलकुलेट होने में कई बार आधा आधा घंटा भी लग जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप 0.1 का फिनिशिंग का कट मार रहे हो, 0.01 का पॉइंट, है ना, 10 माइक्रोन का, 15 माइक्रोन का कट मार रहे हो, तो वो कैलकुलेशन में तो टाइम लगाएगा ही ना। ठीक है ना। तो उसमें बहुत ज्यादा रैम और प्रोसेसर भी आपको बहुत ज्यादा मदद नहीं करेंगे, नो डाउट। पर इतनी भी मदद नहीं करेंगे कि ऐसे पटाख से ही हो जाए। कुछ तो टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखनी है। नहीं तो 2 कंप्यूटर ले लेने हैं, एक पे
कैलकुलेट का बटन दबा के दूसरे पे काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बात समझ में कि रेस्ट रफिंग के लिए हमारे को ना उसको स्टॉक बताने की जरूरत पड़ेगी, ना हमारे को इससे पहले कौन सा टूल पाथ चला है, वो पहले जितने भी चले होंगे वो सारे अपने आप देख लेंगे। तो इसलिए किससे, पावर मिल में मास्टर गेम में क्या है कि चार टूल पाथ, पहले जो टूल पाथ बना था उसका रेस्ट मशीनिंग में अब बना रहा हूँ। इसमें नहीं है ऐसा, इसमें क्या है, जस्ट नेक्स्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो पिछले चार सारे उठा लेगा। ठीक है, तो ये स्टॉक को देख रहा है, रॉ मटेरियल को देख रहा है। तो पिछले में क्या, हाँ कहाँ मटेरियल बचा, ये अपने आप देख के वहां वहां जाने की कोशिश करो। समझ रहे बात? मतलब जब हम सॉलिड कैम करते हैं तो हम कहते हैं इसको मत कुछ बताओ, और उसको सब पता है। जब हम पावर मिल करते हैं तो हमारे को सब कुछ बताना पड़ेगा, है ना? तो हम जब पावर मिल कर रहे होंगे तो हम सॉलिड कहीं बेइज्जती कर रहे होंगे, मैं देखो वहां पे तो अपने आप होता है, हमारे को बताना है ना, तो हम लाइनें बदल देंगे। तो ये जो ग्रीन कलर में आ रहा है, ऑरेंज कलर में आ रहा है, तो ये हमारी रेस्ट मशीनिंग होगी। तो अगर मैं यहाँ से टिक कर दूं और इसको पकड़ के नीचे ले आऊं, तो ये स्टॉक भी दिखाएगा। ये इसका स्टॉक है, ये इसका स्टॉक है। ठीक है? और सिमुलेट कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, लड़के सिमुलेट। तो यहाँ पे दोनों, एक ब्लू कलर में आ गया, एक ऑरेंज कलर में आ गया। प्ले करेंगे तो पहला टूल पाथ है, और दूसरा टूल पाथ कहाँ कहाँ चलेगा, जहां जहां पहले वाले ने मटेरियल छोड़ दी वहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ से आप कई चीजें कर सकते हो। स्टेशनरी टूल, जब टूल को स्टेशनरी कर देंगे तो मॉडल, कई मशीनों में बेड हिलता है, तो वो सिमुलेशन देख सकते हैं आप। फ्लाई आउट विंडो है, तो वो अलग से विंडो की बजाय वहीं पे चला के दिखाएगा हमारे। फ्लाई आउट विंडो का मतलब है अलग से एक विंडो। ठीक है, तो आपको क्या जाना है, देखो यहाँ पे लिखा है क्लैश डिटेक्शन, ऑन किया हुआ हमने, इसको भी ऑन कर लो। अगर कहीं पे क्लैश होगा तो ये हमारे को यहीं पे नजर आ जाएगा, क्लैश डिटेक्शन में स्टॉप प्ले क्लैश डिटेक्शन। तो अगर कहीं पे भी क्लैश होगा तो ये रुक जाएगी सिमुलेशन, कहने का मतलब ये है वहीं पे। तो आपको वो वेरीफाई करने की टेंशन नहीं है, आपको सिमुलेशन के टाइम ही पता लग जाएगा कि कहीं पे जो है क्लैश हुआ है। ठीक है ना, तो ये शिफ्ट सी है। ठीक है, स्टॉप प्ले प्लेबैक। एक्चुअली मैं कल कल क्या हुआ, कल मैं ना इसको इस सिमुलेशन में ढूंढ रहा था। मैंने अपना बहुत सारा टाइम इस सिमुलेशन में ढूंढने में लगा दिया। तो वो इसमें नहीं था, वो था तो यहीं, पर वो सॉलिड कैम सिमुलेटर में था। ढूंढ मैं यही क्लैश सिलेक्शन ही रहा था कि कहीं पे तो रेड रेड मार्क आए या कोई रुक जाए टूल। तो बहुत सारे मास्टर कैम में भी ऐसे होता है कि टूल रुक जाता है, इसमें भी अगर कहीं कोलिजन होगी कहीं तो वो रुक जाएगा। बाकी ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन बार बाय टाइम, इक्वल साइज, मूव डिस्प्ले बाय मूव नंबर, है ना? तो ये यहाँ पे उतना ज्यादा, ये देखो ये ऑरेंज वाली बड़ी होगी, है ना? जब हम इसको इक्वल साइज कर देते हैं तो दोनों इक्वल साइज में नजर आते हैं। ठीक है, तो ये जो बार है उसको किस टाइम देना, भाई टाइम करना है तो टाइम में, किस में कम टाइम लगेगा, किस में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना? अब अगर हम गलतियां खोजने की बात करेंगे तो पावर में हम ऐसा काम नहीं कर सकते, है ना? तो कुछ चीजें इसमें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें उसमें अच्छी होती हैं। हम मतलब दोनों को आपस में हम वो नहीं कर सकते कि दोनों में से कौन अच्छा है। वो अपनी जगह अच्छा है ना, और ये अपनी जगह अच्छा है। क्या पता इन दोनों से ही अच्छा कोई और भी हो। ठीक है कि नहीं? एनएक्स है, वो बहुत अच्छा है। मास्टर कैम है, वो बहुत अच्छा है। अब फ्यूजन थ्री आपने सिक्सटी। मशीन देखी होगी मजाक की। हाँ हाँ।
मजाक मशीन में भी पूरे साइकिल बने हुए हैं, सिर्फ आपको फिनिश पाथ का वो डालना है कि आपको फिनिश क्या हाँ, चाहिए, वो क्या चाहिए, वो क्या चाहिए। बस उसमें भी ऐसा कोई टेंशन नहीं है। पर पंगा क्या है कि उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें ही हो सकती हैं, जैसे पैटर्न हो गया, कुछ चीजें हो गई जिनके पैटर्न बनाए जा सकते हैं। पर ये तो सॉलिड कैम है ना, इसमें तो कुछ मर्जी बना सकते हैं ना। मजाक हो गया हाइड नाइन कंट्रोलर हो गया, सीमंस का कंट्रोलर हो गया, फानुक हो गया, अब तो सब में तकरीबन तकरीबन बहुत सारी चीजें उन्होंने डाल दी हैं। पर सॉफ्टवेयर तो चाहिए, सॉफ्टवेयर के बिना नहीं बात बनेगी। ठीक है ना। कल को कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ छोटा सा डायमेंशन चेंज हो गई, तो फिर हमारे को मॉडल की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी रफिंग थी, और ये हमारी रेस्ट रफिंग है। तो यही समझना चाह रहे थे कि सॉलिड कैम के अंदर रफिंग और रेस्ट रफिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जी कोड जनरेट करना है तो जी कोड जनरेट कर सकते हैं। पर ऑपरेशन टू पास शीट में है। शो टूल पाथ कर सकते हैं यहाँ से, हाइड टूल पाथ कर सकते हैं, एक एक करके करने की बजाय। ठीक है, तो दोनों ऑपरेशन हमारे को समझ में आ गए। दो से ज्यादा भी ऑपरेशन होंगे तो उसमें भी हम रेस्ट मशीनिंग कर सकते हैं। तो वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर।